हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है 50% आपके जो सब्जेक्ट होता है यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है 50% जो है एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। यानी आपको टोटल एग्जामिनेशन में 70 एमसीक्यूज पूछा जाता है और 70 में से 35 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है, 35 आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी भी ऑनगोइंग है। लास्ट डेट है 16 जैन, ठीक है, यानी 16 जनवरी को आपके लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यानी आपके पास गिनकर यहाँ पर 4 to 5 डेज ही रिमेनिंग है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करने के लिए। और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म एंड होता है उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो हो सके तो आप बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रख दीजिए। सीट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड ये आगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म आने के चांसेस है इस यूनिवर्सिटी में, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ये सीट्स एंड उनके सब्जेक्ट्स ये उसके बेसिस पर निकालने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एप्लीकेशन फॉर्म क्यों फिलअप करें। तो देखिए, पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखना ही है क्योंकि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन लास्ट डेट आपकी करीब आ रही है। और उसी के साथ साथ जैसे आपकी लास्ट डेट एंड हो जाएगी उसी के साथ साथ आपके सीट्स एंड सारी चीजें जैसे सब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है, पर्टिकुलर कितने फील्ड में कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और उस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें बेस्ड ऑन आपके एप्लीकेशन फॉर्म, कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं उसके बेसिस पर ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये फॉलो करना है सारा प्रोसीजर। तो आपको जल्द से जल्द, मैं आपको फर्स्ट थिंग बता दूं, आपको जल्द से जल्द आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रख देना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है पेपर 1 की हम आपको प्रिपरेशंस करवाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिजल्ट लगा था, काफी अच्छा रिजल्ट आया था। 85 to 90% स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स की हेल्प से उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाया था। तो जल्द से जल्द, जैसे कि आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 to 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना किसका एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक वेबसाइट है
उस वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो ये कौन से डेटा का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता लगाना है। मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है। सो ये जो आपकी सूचना उपलब्ध है ये कौन सा उदाहरण होगी, कौन से आंकड़े का उदाहरण होगी, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए वेबसाइट पर आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। सो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का उदाहरण होगी अगर आपके कोई वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है तो। अब किस तरीके से, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे आपके रिसर्च में दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डेटा उसी तरीके से, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसी तरीके से वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपके शोधकर्ता खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो रिसर्चर, जो आपके शोधकर्ता खुद जनरेट करते हैं, खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक डेटा और प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया, ना कि प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा मतलब इंटरनेट आंकड़े क्या होते हैं आपके, जो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इंटरनेट पर, आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे, इंटरनेट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंटरनेट का डेटा होगा। सो यहाँ पर ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है इंटरनेट आंकड़े, ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा मतलब आपके शोधपरक आंकड़े। सो वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो कि वो आपके रिसर्च का ही डेटा होगा, मतलब आपके जो रिसर्च के आंकड़े वही हो, कोई भी दूसरी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। सो आपके यहाँ पर जो रिसर्च डेटा है ये भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भी गलत विकल्प है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। इन वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आपके वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है तो ये आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होंगे, मतलब आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, expert opinion survey is conducted on a topic of research when previous information is। विषय विश्लेषण सर्वेक्षण शोध की वस्तु पर किया जाता है जब पिछली सूचना। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप आपके रिसर्च में एक टॉपिक पर आपने सर्वे कंडक्ट करवाया और सर्वे में आपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया। सो आपने जब एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया तब आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी क्या वो अवेलेबल थी या फिर अवेलेबल नहीं थी या फिर इलस्ट्रेटिव थी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपको याद रखना है आप रिसर्च में सर्वे करवाते हो, जब भी आप रिसर्च में आपके सर्वे करवाओगे और किसी एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लोगे, मतलब एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लोगे, उनके ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज को जानोगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। और जब आप नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किसी एक्सपर्ट को ओपिनियन ले रहे हो, आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो, तो आप ऐसी चीजों पर सर्वे कंडक्ट करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो। तो याद रखिएगा अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, आपके पास पिछली सूचना कोई भी अवेलेबल नहीं होती है, वो उपलब्ध नहीं होती है। सो याद रखना है अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो जिसमें आप अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हो तो यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी, प्रीवियस इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका विकल्प भी है गैर उपलब्ध, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो आपके रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। अवेलेबल जिसे हम कहते हैं उपलब्ध है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस पर आप फिर से सर्वे क्यों करवाओगे, अपना टाइम क्यों इतना वेस्ट करोगे आप। तो आपको याद रखना है जब आप सर्वे करवाते हो तो ऐसे टॉपिक पर सर्वे करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा, आपका विकल्प ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इलस्ट्रेटिव, जिसे हम कहते हैं निर्दर्शी हो,
मतलब इलस्ट्रेटिव का मतलब है जो कि वेल एक्सप्लेन्ड हो, जो कि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। मतलब इसी इलस्ट्रेटिव का मतलब ही आप देखते हो कि अवेलेबल ही होगा आपके पास इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? जैसे आपको ऑप्शन ए में मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से आपके पास एक्सप्लेन है, तो आप किसी का ओपिनियन क्यों लोगे? आप फिर से उसके ऊपर सर्वे क्यों करवाओगे? क्यों अपना आप टाइम वेस्ट करोगे? तो ऐसे सर्वे आप करवाए जाते हैं रिसर्च में। आप ऐसे टॉपिक पर सर्वे करोगे, एक्सपर्ट्स का ऐसा ओपिनियन लोगे जिसमें आपके पास उस टॉपिक पर पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए और सी है ये दोनों भी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन अवेलेबल, गैर उपलब्ध इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, प्रायोगिक शोध का मुख्य उद्देश्य है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम, मेन रिसर्चर्स का मेन एम क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर्स क्यों परफॉर्म करते हैं? मतलब आपकी जो प्रायोगिक शोध है, प्रायोगिक शोध का उद्देश्य क्या होता है? प्रायोगिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए, आपके जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, रिसर्चर्स जो आपके शोध करता है इसीलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको देखना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनके बीच में कैसा कॉजल रिलेशनशिप है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब आपकी जो प्रायोगिक शोध है इसमें जो रिसर्च है, आपके जो शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य यही होता है, यही देखना होता है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कैसा संबंध है, कैसे कारण और प्रभाव वो दिखाते हैं, कैसे उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यही देखना होता है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, ये सही हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कॉजल रिलेशनशिप का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कारण एंड प्रभाव संबंध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, एन एक्सरसाइज विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। मतलब आपने क्या करा, आपने कुछ आप कर रहे हो रिसर्च लेकिन उसका कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अगर आप ऐसी रिसर्च करते हो जिसका ऑब्जेक्टिव हो, जिसका कुछ एम हो, जिससे आपकी जो सोसाइटी है उसके लिए वो कुछ हेल्पफुल हो सके वो रिसर्च, आप इसीलिए मेन रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा अभ्यास जहाँ कोई सुनिश्चित उद्देश्य की मौजूदगी ना हो, ऐसे आप शोध परफॉर्म ही नहीं करते हो जिसका कुछ उद्देश्य नहीं हो। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, टू क्लियर द कंफ्यूजन अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं परफॉर्म करते, मतलब आपके जो शोध की समस्या उसके बारे में उलझनों को दूर करने के लिए आप प्रायोगिक रिसर्च का उद्देश्य नहीं होता, इसलिए हम प्रायोगिक रिसर्च आपकी शोध का परफॉर्म नहीं करते, ये आपके प्रायोगिक शोध का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट। मतलब रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? जिसमें अपने रिसर्च में जो भी काम किया होता है वो सारी चीजें आप लिखते हो एक रिपोर्ट में, उससे कहते हैं हम रिसर्च रिपोर्ट। मतलब आपकी शोध रिपोर्ट लिखना, अब शोध रिपोर्ट लिखना ये आपकी प्रायोगिक शोध का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि मुख्य उद्देश्य होता है चरों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण एंड प्रभाव संबंध को पहचानना। मतलब आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप है उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ना कि रिसर्च रिपोर्ट लिखना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। नेक्स्ट, द क्राइटेरिया फॉर रिसर्च प्रॉब्लम इज, शोध समस्या का मानदंड है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जो शोध की समस्या है उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब उसका मानदंड। मानदंड क्राइटेरिया का मतलब होता है वो कैसी होनी चाहिए। आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, मतलब आप जिस पर रिसर्च कर रहे हो, आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो कैसी होनी चाहिए। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कंफ्यूजन, जिसे हम कहते हैं असमझता। मतलब कंफ्यूजन मतलब जिस जो कंफ्यूज क्रिएट करे, जिसपे आपको समझने में प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम जो आपको समझ में ही नहीं आए और जो आपको कंफ्यूजन में डाले। सो ऐसे तो नहीं होना चाहिए आपके रिसर्च प्रॉब्लम, कंफ्यूजन बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप उस पर रिसर्च कर रहे हो। अगर आपकी प्रॉब्लम ही कंफ्यूजन होंगी तो आप कैसे रिसर्च कर पाओगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एम्बिग्यूअस, जिसे हम कहते हैं
अस्पष्टता, मतलब उसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जो क्लियर ही नहीं हो। सो एम्बिग्यूअस ये नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च भी, आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए जो भी आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम है। आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ट्रबलसम, मतलब कष्टप्रद। ट्रबलसम मतलब जो आपको परेशान करे। आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम, आपको एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम लेनी चाहिए जो आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, जिससे आप परेशान ना हो। मतलब ना वो कंफ्यूजन होना चाहिए, ना वो एम्बिग्यूअस होना चाहिए, ना ही वो ट्रबलसम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकेबल, जिसे हम कहते हैं व्यवहारिकता। ऐसी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए जो प्रैक्टिकेबल हो, जिससे आपके जो भी आपके रिजल्ट मिल रहे हैं वो आप आपकी सोसाइटी पे, आप लोगों पर अप्लाई कर सको। जैसे मान लीजिए आपने किसी ड्रग पर रिसर्च की, आपने एक दवाई बनाई, आपने उस ड्रग को डेवलप करा, कोई डिसीज के अगेंस्ट आपने ड्रग बनाया, तो आप क्या करते हो, उस ड्रग को पब्लिक को दोगे। आप जो भी आपके जो सोसाइटी में लोग हैं जो उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से, जो आपके उस डिसीज से सफर कर रहे हो, उनको आप दोगे। तो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकेबल हो, जिसमें आप सोसाइटी पर अप्लाई कर सको, जिसमें आप लोगों का भला कर सको। ऐसी होनी चाहिए आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है ये कंफ्यूजन, एम्बिगुएशन, ट्रबलसम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, मतलब व्यवहारिकता होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्पायरिकल रिसर्च रिलाइज, अनुभविक शोध किस पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो एम्पायरिकल रिसर्च है, मतलब जो आपकी अनुभविक शोध है, ये किस चीज पर निर्भर होनी चाहिए, किस चीज पर रिलाई करनी चाहिए। सो याद रखिएगा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एम्पायरिकल रिसर्च मतलब आपकी अनुभविक शोध होती क्या है। सो एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आपके ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो। मतलब ऐसे रिसर्च जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी एम्पेरिकल रिसर्च होती है। आप किसी की कही सुनी बातों पर, आप किसी ने कुछ बोला है आप उस पर रिसर्च कर लो, आप ऐसा नहीं करते, बल्कि आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं। आप आपके ऑब्जर्वेशंस, आपके एक्सपीरियंस पर रिसर्च बेस्ड होती है। आप ये देखते हो कि रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सो अनुभविक रिसर्च जो आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, उससे हम कहते हैं आपकी एम्पायरिकल रिसर्च, जिसे हम अनुभविक शोध कहते हैं। सो अनुभविक शोध जो होती है आपकी, उसमें आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप डेटा कलेक्ट करोगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न एवं प्रयोग का माध्यम से संग्रहित आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हो, उससे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो एम्पायरिकल रिसर्च आपके ऐसा डेटा कलेक्ट करोगे आप जो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। देन ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस मतलब जो पहले से ही डेटा पब्लिश्ड हुआ है, अब पहले से ही डेटा पब्लिश है तो आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन क्यों परफॉर्म करोगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका यहाँ पर विकल्प बी है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रकाशित सत्रों से संग्रहित आंकड़े, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। देन ऑप्शन सी, बोथ डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्टेड थ्रू पब्लिश सोर्सेज। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी आपको गिवन है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन बी तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑप्शन ए दिया होता, ओनली ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर बोथ दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिकॉज आपका जो एम्पायरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है वो पब्लिश सोर्सेज के थ्रू आप डेटा नहीं कलेक्ट करते हो। देन ऑप्शन डी, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टडिंग थियोरीज। आप थियोरीज को स्टडी करके डेटा कलेक्ट नहीं करते एम्पायरिकल रिसर्च में, बिकॉज आपके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर बेस्ड आप डेटा कलेक्ट करते हैं आपके एम्पायरिकल रिसर्च में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो एम्पायरिकल रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है, आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो वो आप आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स ऑफ
research process sequentially, A. hypothesis, B. construction of tools, then C. collection of data and last is selection of problem. शोध प्रक्रिया के चरणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए। E. परिकल्पना, B. साधन निर्माण, C. आंकड़ा संग्रहण एंड D is समस्या का चयन। इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च प्रोसेस के कुछ स्टेप्स गिवन है, आपके जो शोध प्रक्रिया है उसके कुछ चरणें हमें गिवन है और हमें उन्हें सही तरीके से अरेंज करना है और उन्हें हमें और फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। याद रखिए आपके रिसर्च प्रोसेस में आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप आपकी प्रॉब्लम सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट आप क्या करते हो, आपका समस्या का चयन करते हो, मतलब आपकी जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। देन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है ये फर्स्ट पर आ जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करोगे, आपने आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम सिलेक्ट कर ली। देन उसके बाद आप हाइपोथेसिस ले डाउन करेंगे जिसे हम कहते हैं परिकल्पना। यहाँ पर आपकी जो सेकेंड स्टेप होगी वो होगी हाइपोथेसिस, जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो आपके रिसर्चर के, जो आपके शोधकर्ता के अनुभव, उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। यहाँ पर जो आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा वो हाइपोथेसिस हो जाएगा। देन हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल करोगे, मतलब आप टूल का सिलेक्शन करोगे कि आप किस टूल से आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो। यहाँ पर जो आपका थर्ड पोजीशन पर है ये आ जाएगा आपका साधन निर्माण, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स। देन लास्ट आपका आ जाएगा पॉइंट सी विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा। देन आप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए आपने टूल सेलेक्ट कर लिया कि मैं क्वेश्चनर, इंटरव्यू, इसके थ्रू मैं डेटा कलेक्ट करूंगी। तो आप पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इंटरव्यू कंडक्ट करवाकर मैं रिसर्च में डेटा कलेक्ट करूंगी। सो मैंने पहले टूल सेलेक्ट कर लिया जो कि आपका था इंटरव्यू, देन उसके बाद आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमें जो दिए गए स्टेप्स है उनको हमने सही क्रमांक में अरेंज कर दिया, उन्हें हमने सही सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन बी में गिवन है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस लाइज इन, परिकल्पना का मूल उत्पत्ति किसमें निहित है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का ओरिजिन क्या होता है, मतलब हाइपोथेसिस आप किस बेसिस पर ले डाउन करते हैं आपकी रिसर्च में, मतलब परिकल्पना की मूल उत्पत्ति किस पे निधन होती है, हमें यह पता करना है। परिकल्पना जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब है टेम्पररी स्टेटमेंट, जो आप कुछ समय के लिए मान लेते हो। आपका जो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होता है ये रिसर्चर के, आपके जो शोधकर्ता होते हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके ऑब्जर्वेशंस और उनके अजम्पशंस, उनके गेसेस पर बेस्ड होता है। मतलब उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपीरियंस होगा, उनको इन्फॉर्मेशन होंगी, उस टॉपिक की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होंगी। तो आपकी जो हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है, ये आपके और रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस और परिकल्पना। और रिसर्चर कुछ समय के लिए मान लेते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई चीज को अजम्पशन कर रहे हो, किसी चीज पर आप अजम्पशन और गेसेस ले डाउन कर रहे हो, उस विषय पर, उस टॉपिक पर आपकी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, टॉपिक में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप हाइपोथेसिस तभी ले डाउन करोगे, और हाइपोथेसिस आप किस बेसिस पर ले डाउन करते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब पृष्ठभूमि ज्ञान की संबंधित। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन डी है, मतलब रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यहाँ पर आपका विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। डेटा कलेक्शन ड्यूरिंग रिसर्च, रिसर्च में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए आप हाइपोथेसिस नहीं ले डाउन करते हो। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप हाइपोथेसिस किस बेसिस पर ले डाउन करते हो, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज पर, ना कि आपको जो डेटा कलेक्ट करने वाले उसके बेसिस पर। देन ऑप्शन बी, रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर डेटा एनालिसिस, मतलब आंकड़े विश्लेषण के बाद परिणामों का प्राप्ति, मतलब आपको जो रिजल्ट मिल रहा है डेटा एनालिसिस के बाद, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उसके बेसिस पर, आपको तो पता नहीं है आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, आपने बस आपकी जो नॉलेज है उसकी बेसिस पर आपने हाइपोथेसिस ले डाउन करी है। आपको रिजल्ट क्या मिलने वाले है आपको तो पता नहीं होता है जब आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन भी है ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब परिणाम की
व्याख्या, मतलब रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन, मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है उसके बेसिस पर आप हाइपोथेसिस नहीं ले डाउन करते हो। अगेन आपको जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जो एक्सपीरियंस होता है, आपका जो उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट होता है, उसी के बेसिस पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, विकल्प सी है, ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, पृष्ठभूमि ज्ञान की समृद्धि। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।